हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत शानदार होंगे। तो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग मतलब मोस्टली देखा जाए तो लेक्चर फिनिश कर चुके हैं। बस दो लेक्चर और बाकी है ना। आज का लेक्चर जो होगा उसमें एनसीईआरटी बिल्कुल टच तक नहीं होगी, क्योंकि आज हम आपको जो सारी की सारी पाचन प्रक्रिया बताने वाले हैं वो सारा का सारा रासायनिक होगा। और रासायनिक पाचन प्रक्रिया के अंदर मैं आपको सारा का सारा रासायनिक अभिक्रिया के फ्रेम में बताऊंगा, यानी कि टोटल आपके यहाँ पे जैसे केमिकल होता है आपके यहाँ पे। तो एक पॉइंट करूंगा जैसे कि जैसे हाफ पे क्या करूंगा कि मुख गुहा के अंदर पाचन। फिर अगले पे लेके आऊंगा आहार नाल छोटी आंत के अंदर पाचन। फिर बड़ी आंत के अंदर पाचन। तो मुख गुहा में वो भोजन किस फ्रेम में था, फिर आमाशय में किस फ्रेम में था, फिर छोटी आंत में किस फ्रेम में था, और बड़ी आंत में किस फ्रेम में था। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया है कि सर आमाशय वाला एक बार रासायनिक अभिक्रिया के फॉर्म में जरूर बताइएगा एक बार और। तो मैं उस बच्चे को बताऊं कि बेटा अभी मैंने आपको क्या किया है, पाचन बताया है अंगों के ऊपर। अभी मैं बायोमोलिक्यूल के लेवल पे भी एक और टाइप से इसको क्या करूंगा, रिवाइज करूंगा, तब बताऊंगा। तो ये सब कुछ आपके यहाँ पे है। रिवीजन को 90% 99% बच्चे, मतलब 99 ना बोले 100% बच्चे बोले, 100% बच्चों ने क्या किया है, हम सब किया है कि सर आप रिवीजन ऐसे 10 मिनट स्टार्टिंग में करा दो। तो अभी मैं 10 मिनट स्टार्ट करके रिवीजन करा दूंगा पूरा का पूरा, तो शानदार हो जाएगा अपना रिवीजन। तो डेली का डेली अपन रिवीजन भी करते हुए चलेंगे, जितना पोर्शन अपन इसके पहले कर चुके हैं मेरे बच्चों। लेकिन सबसे शानदार बात आपको एक बात बताता हूं। आप सबको आइडिया है कि कल रिजल्ट आ गया है, और 720 लाने वाले बच्चे बहुत हैं, उसके बाद 700 16 15 पे बहुत ज्यादा हैं। और बहुत हाई मेरिट गई है, मतलब इतना प्रिडिक्शन, मतलब मेरे साथ ये रहा है कि मेरी सबसे एक्यूरेट प्रिडिक्शन जाता है और नहीं गया है इस बार। तो मैं क्यों फेल हुआ हूं, क्योंकि मैं बच्चों के कांटेक्ट में नहीं था। ऑनलाइन में आप बच्चों के उतना कांटेक्ट में नहीं होते हैं जितना रियली में होना चाहिए। होता क्या है, जैसे मान लो कि मैं अभी, मतलब जितना रियली में होना चाहिए का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मैं अभी तुम्हारे कांटेक्ट में हूँ, है ना। और आप क्या कर रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, आप कैसे काम कर रहे हो, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। आप बोलते हो सर ये पढ़ा दो, मैं पढ़ा देता हूँ। आप बोलते हो कि सर ये करना है, मैं करा देता हूँ। बट मुझे ये नहीं पता कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं। मैंने जितना बोला उतना उसने कर दिया, लेकिन उसके बियॉन्ड जाके भी कुछ कर रहा है क्या। अब एक सबसे शानदार बात बताऊं, ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है अभी इस साल आया है, ये ऑनलाइन का रिजल्ट है, ये ऑफलाइन का रिजल्ट नहीं है। इसलिए तुम देखो ऑफलाइन की जो बहुत दिग्गज कोचिंगें थी वो सब धराशायी हो गई। बहुत दिग्गज, रैंक ही नहीं है उनकी। टीएलपी एलपी पकड़ के छाप रखा उन्होंने बस, बाकी उनके पास रैंक नहीं है। जो सच बात है वो ये है। और बाकी रैंक तो उनके पास कभी ना कभी कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी भाई, 1 2 दिन वेट करो, सारे बच्चों के फोटो हर जगह निकलेगी। लेकिन सच बात है कि उनके पास रिजल्ट नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि मतलब सभी जितनी भी कोटा बेस्ड मतलब और बाकी हैं उनके पास नहीं है। रीजन क्या है इसका? ऑनलाइन सिस्टम। ऑनलाइन में बच्चों की इफिशियंसी इतनी स्ट्रांग हो गई है, इतनी स्ट्रांग हो गई है कि जब कभी हम लोग, मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं जब कोटा में पढ़ता था तो मेरे साथ ये था कि हमने ये बोल दिया कि ये फिजिक्स वाले सर बदले जाएंगे, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब बदले ही नहीं गए। वो इवन हम लोगों को ये धमका के भेज दे के भाग जाओ, फेस लेके निकलो यहाँ से, नेतागिरी मत करो। तो मुझे लगा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ऑनलाइन सिस्टम सबसे शानदार चीज जानते हो क्या प्रोवाइड कर रहा है? कि इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको किसी टीचर में मजा नहीं आ रहा है, आपको पैरेलली 2 टीचर और मिल जाएंगे। ऑप्शंस बहुत हैं यहाँ पे, बहुत ऑप्शन है, बता रहा हूँ ना, बहुत ऑप्शन है। तो इसलिए बच्चों के लिए सबसे कंफर्टेबल है, उनका ज्ञान बढ़ रहा है। लोगों को लगता था कि बार मेरिट बहुत डाउन जाएगी, मतलब मेरे प्रिडिक्शन तो पुराने दोस्त ही है ना। तो मैं उनसे बात करता था कि यार क्या होगा, मेरिट कैसे जाएगी, तो सब कहते थे कि यार मेरिट अब के बहुत डाउन जाने वाली है। और देखना तुम, मैं भी 580 के आसपास कई लोगों को कमिट कर चुका था कि लगभग 585 या 590 के बीच में मेरिट रहेगी, ऐसा हम लोग जानते थे। बट अभी, अभी की सिचुएशन क्या बताओ तुम ध्यान से। अगर अभी देखा जाए तो बहुत ज्यादा, तो हमारी प्रिडिक्शंस फेल क्यों हुई, इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे ज्यादा कंफर्टेबल मोड में स्टडी कर रहे हैं, है ना। मैं आपको कई ढेर सारे बताऊं कि कई बच्चे मेरे कोटा से लेके हर जगह सिस्टम में पढ़ रहे हैं, और उनके पास फिजिक्स वाला का भी सब्सक्रिप्शन है। वो बिंदास पढ़ रहे हैं। दिन में वहां पढ़ते हैं, शाम को बैठ के बढ़िया आराम से ज्यादा डीपली क्लियर करते हैं अपने कॉन्सेप्ट।
बात समझ में आ रही कि नहीं? तो कई बार ऐसा होता, तो अब बच्चे को क्या मिल रहा है? डबल इंजन मिल रहा है। बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, तो बिल्कुल डबल इंजन का कॉन्सेप्ट मिल रहा है। ये वाले सर से समझ में आया तो आया, नहीं तो ये वाले सर तो शानदार है ही है। तो उसे डबल इंजन मिल रहा है, और डबल इंजन में उसको बहुत मजा आ रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि उसको अगर लगता है कि यार मुझे ये, जैसे सपोज मुझे डाइजेशन अमित सर से समझ में नहीं आया पाचन, तो अपनी क्लास के अंदर गया, वहां सीख लिया। या पैरेलली जो है इसी प्लेटफॉर्म पे दूसरे टीचर की वीडियो है, उन पे देख लिया जाके। या उन्हीं टीचर्स की आपके यहाँ पे किस पे यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, उनको जाके देख लिया। तो कहने का मतलब है, ये जो रिजल्ट था ये ऑनलाइन का था, और हम ठहरे सारे के सारे पहले इसके ऑफलाइन मोड वाले, तो हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाए कि बच्चा कितना हाई फाई लेवल पे पहुंच चुका है। और बच्चे ने दिखा दिया कि बेटा हम तो उड़ाएंगे आपको चाहे जो हो जाए। तो इतना टफ पेपर होने के बावजूद, इतना लेंदी पेपर होने के बावजूद भी बच्चों ने फोड़ा है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको अपने टेस्ट, मतलब जो आपका रिजल्ट है उसमें सीधा दिखेगा। प्रत्यक्ष उदाहरण आपको रिजल्ट्स में दिखेगा। तो आप इस तरीके से तैयारी करो कि बस ये समझ लो कि अब बच्चा रुकने वाला नहीं है। तो मैं आपसे भी बोलूंगा कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक, कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर पहले हम छोड़ दिया करते थे, अरे यार एक चैप्टर छोड़ो, इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। जब 720 की बात है तो क्या छोड़ोगे यार तुम? कहते हैं ना, अपना धैर्य भी मत छोड़ना, वरना वो 720 नहीं आएगा। आपने कहा सर मुझे टॉपर नहीं बनना है, ये जो आपका एटीट्यूड होगा यही आपको बॉटम तक खींच के लेके जाएगा। आपको टॉपर क्यों नहीं बनना है, ये मेरा क्वेश्चन आपसे। आपको अगर टॉपर नहीं बनना है तो आप टॉप रैंक के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हो, तो कल आप एसएमएस, केजीएमसी और अपने स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज के साथ भी कंप्रोमाइज करोगे। फिर एक दिन वो जरूर आएगा जब आप अपने एमबीबीएस के साथ कंप्रोमाइज करोगे, और वही होगा लाइफ का सबसे बड़ा कंप्रोमाइज आपका। तो इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि दबा के पढ़ो खूब, और एक भी बात अगर समझ में नहीं आ रही कि सर ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। जैसे एक बच्चे ने मुझे सिर्फ बोला कि आमाशय का जो अभिक्रिया है उसे क्रियात्मक रूप से दोबारा बताएं, सिर्फ एक बच्चे ने। मेरे लिए वो बच्ची क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मुझे 720 दिख रहा है। आपने कहा सर इस बार आपकी परफॉर्मेंस क्या है? हाँ मैं बिल्कुल बताऊंगा आपके यहाँ पे, 715, ये मेरी परफॉर्मेंस है ना। उसके बाद 680, उसके बाद सीधा 680। लेकिन नो डाउट हम यही सोच के बैठे हुए थे, इस बच्चे ने पहले बताया था कि नहीं मेरी रैंक जो है या मेरे नंबर जो है थोड़े से खराब आएंगे सर, इतना नहीं आएगा। फिर उसका जो है अच्छा आ रहा है नंबर, तो ठीक है, कुल मिला के ये है। तो अभी पॉइंट क्या है? अभी पॉइंट ये है कि सर जी अगर तुम्हें कोई भी एक छोटी सी चीज समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब कि तुम्हारे पागलपन में कमी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है उसे बहुत क्लियरली सुन लो, कि किसी भी लेवल पे कई बार होता है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप में से बोलते हैं अरे नहीं मेरे को क्यों टॉप करना है। हमने कहा तुम ही को टॉप करना है। आपने कहा सर इतने लोग बैठे हुए हैं, आप तो 10,000 बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप तो सबसे बोल रहे हो कि मतलब अब तुम ही को टॉप करना है, तो क्या सभी टॉपर बनेंगे क्या? हमने कहा पहले एक था 720 पे, अभी 3 आए हैं ना, 4 आए हैं, 5 आए हैं, आने वाले टाइम में 20 आएंगे। और वो दिन दूर नहीं कि 720 पे 720 बच्चा बैठा होगा। क्योंकि बेटा हम जैसे टीचर पूरे इंडिया में खूब मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बहुत सीधी सी बात है कि ट्रेलिंग एंड पे जाओगे। तो खूब जबरदस्त पढ़ो, मचा के रखो बिल्कुल धुआंधार तरीके से, छोड़ो मत किसी चीज को, गारंटीड कोई रोक नहीं सकता। यानी कि अब बात वो नहीं है। सच में मेरी एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट कल मुझे फोन करती है, सर मेरे 545 है, 50,000 के आसपास रैंक है, मुझे क्या करना चाहिए? हमने कहा दोबारा रिपीट। उसने कहा सर आप तो जानते हो कि मैं मतलब 2 बार रिपीट कर चुकी हूँ। हमने कहा तो हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी, और मैं तो जानता हूँ काफी डाउन, 200 नंबर से शुरू किया था उसने, 200 नंबर, 150 नंबर उसके आते थे टेस्ट में, और वो 500 तक आई है। तो मैं उसकी जर्नी को रोकूंगा नहीं। सर नहीं सर एमबीबीएस का कोई ऑप्शन है? हमने कहा नहीं है बेटा, एमबीबीएस का कोई ऑप्शन अगर तुम देखना चाहते हो पैरेलली तो नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि अगर तुम्हें बिल्कुल बाहर ही निकलना है तो ठीक है, मेरे पास है, बीएचयू मिल जाएगा तुझे, आयुर्वेदिक कॉलेज। बात ये नहीं है। बात ये है कि क्या आप एक एक साल एडवांस करके क्या करने वाले हो?
चलो ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आज मैं टीचर हूं। अभी मैं फिजिक्स वाला में था और इसके पहले 7 साल मैं कोटा के बेस्ड इंस्टीट्यूट में था एक। आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे आपको दिख जाएगा कहाँ पे था। तो वहां पे था, है ना। तो तुम ये बताओ कि मैं 7 साल उस कोचिंग में था, अगर 6 साल रह जाता तो क्या होता? या अभी फिजिक्स वाला पेन आता, अगले साल आता तो क्या हो जाता? कुछ भी नहीं होता। तो जब तुम डॉक्टर बनके जॉब करोगे, तो 1 साल तुम कहीं कम जॉब करोगे या 1 साल ज्यादा कर लोगे, तो कौन सा सीनियर और जूनियर और खिताब मिलने वाला है तुम्हें वहां पे? जितने बच्चों को मैंने रोका था ना, वो सभी पिछले साल जिन बच्चों को 580 पे मैंने रोक दिया था कि रहने दे, ना ले बेटा प्राइवेट कॉलेजेस, एक बार और चांस मार हो जाएगा, वो सब आज 670 680 पे बैठे हुए हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि अगर आपके नंबर 200 आ रहे हैं, इधर देख लो, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, अगर आपके नंबर 200 आ रहे हैं, तो आज से आपका सिर्फ एक ही वो होना चाहिए संकल्प। एक ही संकल्प होना चाहिए आपका, केवल एक, कि मैं अपने किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। मैं डीपीपी और सारे कॉन्सेप्ट को सही से समझूंगा। नहीं आएगा तो बिल्कुल बेशर्म होके सुन ध्यान से, और सेल्फिश होके अपने टीचर को अप्रोच करूंगा। वो मेरे बारे में गधा बोल रहा है, घोड़ा बोल रहा है, क्या कह रहा है, आई हैव नो आइडिया अबाउट। मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया है। मुझे सिर्फ ये पता है मुझे ये नहीं आता और मुझे क्लियर करना है। क्योंकि 720 अगर मेरिट आ रही है, तो अब मैं ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि अगले साल, अब इस साल तो बच्चे ने शुरुआत ही आपके यहाँ पे किससे की है? ऑनलाइन सिस्टम से। पिछली बार भी ऑनलाइन सिस्टम से शुरुआत की थी। अब की बार तो हाइब्रिड सिस्टम में है, डाउट के लिए भी कहीं कहीं पहुंच जा रहा है। तो ये तो मचाएगा भाई साहब, सुपर लेवल पे, मतलब यहां पे ले जाके खेलेगा। तो आप सोचो भी मत कि आपको एक भी चैप्टर के एक भी सब टॉपिक में एडवांटेज लेना है, नहीं लेना है। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, बहुत छोटी सी, कि अगर 720 जा रही है मेरिट, तो ये लीथल है बच्चे के लिए। और अगर ये लीथल है तो तुम कुछ करो शानदार। तुम्हें क्या करना चाहिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तुम मुझसे बोलते हो ना कि सर थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर चलते हैं, या एनसीईआरटी से बाहर नहीं चलते हैं, तो तुम्हारा जजमेंट मैं सुनता हूं, लेकिन मैं अपने हिसाब से चलता हूं। क्योंकि मुझे पता है एनसीईआरटी से बाहर कितना आएगा। और मुझे, लेकिन एनसीईआर कई कई बार क्या होता है कि टीचर्स बहुत ज्यादा पढ़ा दी, ये भाई बिल्कुल गुब्बार बना दिया पूरा कॉन्सेप्ट का। तब मुझे लगता है कि अब मंजिल बहुत दूर है। 10+2 के बच्चे हो तुम, अगर तुम्हें बहुत पढ़ाना होता, तो ये जो नीट के नंबर 720 आ रहे हैं ना, ये ना आ रहे होते। पता कर लो आप, बहुत इजी पेपर आते हैं, बहुत ज्यादा। हम लोग के टाइम में बहुत डिफिकल्ट आ रहे। तो आपसे थोड़ा सा मैंने आज आपका टाइम लिया, सॉरी फॉर दैट, 10 मिनट ले लिया मैंने आपका। बट आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सब बहुत शानदार करो। कोई भी अपने सब टॉपिक, यानी कि टॉपिक और चैप्टर तो बहुत बड़ी बात हो गई। टॉपिक और चैप्टर तो बहुत, कि भाई सर मुझे डाइजेशन नहीं आता, ये तो आपने गुनाह किया है। सर मुझे पाचन नहीं आता, ये तो आपने थोड़ी सी गलती की है ना। और सर वो पाचन में जो आमाशय वाला पाचन है सर, बस उसी में रह गया, चलो ठीक है सिली है, इसको सुधार लेते हैं। तो किसी भी लेवल पे आपका कोई भी फ्रेम इस तरीके से नहीं पड़ना चाहिए, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें कि थोड़ी सी ये मैं बोलूंगा, थोड़ा सा एक मस्त दो अपना माहौल रखना अपने ब्रेन का। बहुत ध्यान सुनो, अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, तो तुम्हें बिल्कुल बिंदास रहना है, खुश मस्त। क्योंकि जिसकी पढ़ाई बहुत शानदार होती है ना, उसको दुनिया में कमी नजर नहीं आती, और वो बहुत खुश रहता है। अगर मैं कमा अच्छा रहा हूं, क्योंकि मैं कमाई करने वाले मोड में आ चुका हूं, तो मैं बहुत खुश रहूंगा। तो तुम्हारा काम पढ़ाई का है। अगर सच में तुम्हारी पढ़ाई बहुत जबरदस्त चल रही है, तो तुम्हें टीचर बहुत शानदार दिखेगा, तुम्हें कॉन्सेप्ट बहुत शानदार दिखने वाले हैं, और तुम बहुत खुश हरफन मौला रहोगे। अगर तुम्हें गुस्सा है, टीचर के प्रति गाली है, लोगों के बीच नफरत है, इससे जलन उससे जलन है, इसका मतलब तुम्हारी पढ़ाई अच्छी। तो खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, और फोड़ते रहो, मचाते रहो बायो।
आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भोजन में पाचन। आज दोबारा यही टॉपिक मैंने कहा था 3 दिन हम लोग ये लेके चलेंगे, 1 दिन हुआ है, 2 दिन और आपके यहाँ पे बाकी है अभी। तो भोजन का पाचन हम लोगों ने देखा, मुख गुहा में पाचन हम लोग देख चुके हैं, आमाशय के अंदर पाचन हम लोग 50-50 देख चुके हैं और आपके यहाँ पे आज इसको भी करने वाले हैं। तो थोड़ा सा छोटी आंत का पाचन आज हम लोग पूर्ण करने वाले हैं। ग्रहणी में पाचन, जजन में पाचन और इलियम में अलग अलग तरह से हम लोग पाचन देखने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। लेकिन उसके पहले रिकैप करते हैं आपके यहाँ पे जल्दी से जल्दी, फास्ट, बहुत तेजी से। तो आर यू रेडी? 1 मिनट के लिए अपनी एनसीईआरटी ओपन करके अपने सामने लेके आओ, बिल्कुल अपने सामने, आपके सामने आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से होगी। सब लोग रेडी हो ना? तो फटाफट फटाफट आपके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पूछ रहा हूं, बताते चलो। चलो सबसे पहले ये बताइएगा आप सभी लोग, ये देखिएगा मनुष्य का जो पाचन तंत्र और आहार नाल, मतलब मनुष्य के पाचन तंत्र में आहार नाल और अपाचक ग्रंथियां पाई जाएंगी। यस या नो? जल्दी जल्दी बोलो। इनमें पेशीय जिह्वा पाई जाएगी, मुख गुहा मुख में खुलेंगे आपके यहाँ पे, या मुख मुख गुहा में खुलेगी, सही है कि नहीं? और मुख में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इनको हम लोग हेट्रोडेंटाइन बोलते हैं, ये बात सही है कि नहीं? या मतलब विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसको हम लोग, और ये सभी के सभी आपके यहाँ पे किस पे? आपके जॉ बोन के ऊपर धंसे होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग थीकोडोंट या गर्तदंती बोलते हैं, ये बात भी सही है। हमने कहा अगर हम स्तनियों में पूरी तरीके से देखें तो इनमें 2 टाइप के दांत पाए जाते हैं, एक दूध वाले दांत और एक आपके यहाँ पे परमानेंट दांत। दूध वाले दांत को टेम्पोररी दांत बोलते हैं, जबकि परमानेंट दांत को आपके यहाँ पे परमानेंट एडल्ट टीथ बोलते हैं। अगर परमानेंट टीथ का डेंटल फार्मूला है तो 2123 होता है, जबकि आपके यहाँ पे दूध वाले दांत का डेंटल फार्मूला 2102 होता है नॉर्मली। तो इस तरीके से देखें, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी कि रदनक, चरणक, रदनक होता है आपके यहाँ पे, कृतंक, रदनक, अग्र चरणक और आपके यहाँ पे चरणक होते हैं। ये 4 टाइप के दांत आपके बक्कल कैविटी के ऊपर पाए जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि अगर इसी तरीके से इनको देखें तो ये आपके यहाँ पे पूरा का पूरा मतलब आहार नाल के फोटो है। इसको अगर हम लोग देखें तो इसको बोलेंगे अग्न्याशय। जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ बोलो। ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे जेजनम, और ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम लोग क्या? ये कोलन, क्या बोलेंगे? कोलन। और ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे मलाशय। क्या बोलने वाले हैं? मलाशय। और ये जो पार्ट है, नहीं, इसको सिग्मोइड बोलेंगे, सिग्मोइड, है ना? इसको बोलेंगे सिग्मोइड। ये हो गया मलाशय, ये आपके यहाँ पे हो गया मलाशय, और ये हो गया गुदा। बोलो सही है कि नहीं सही है? ये हो गया भैया परिशेषिका, ये हो गया बड़ी आंत का आपके यहाँ पे सीकम रीजन आपके यहाँ पे, जो कि अंधनाल होता है या अंधनाल बोलते हैं इसको। ये हो गया कोलन का ऊपरी आरोही, और ये वही आरोही, अप्रोही, और ये तीनों पार्ट आप यहाँ पे देख लीजिए, कोलन के 3 पार्ट हैं। ठीक है। सी शेप कौन होगा? डियोडेनम। नहीं, कौन? ग्रहणी। और ये कौन है आपके यहाँ पे? आमाशय। ये कौन है? गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय। ये कौन है? यकृत। ये कौन है? ग्रसिका। ये कौन है आपके यहाँ पे? ग्रसनी। ये कौन है? पैरोटिड ग्रंथि। ये क्या है आपके यहाँ पे? जिह्वा। ये क्या है? मुख। और ये क्या है? अधोजिह्वा ग्रंथि। खत्म बात। याद रखिएगा इस पॉइंट को, मैंने कहा आप कुछ नहीं छोड़ना है। तो दांत कितने टाइप के होते हैं? 4, कृतंक, रदनक, अग्रचरणक, पश्च और आपके यहाँ पे चर्वणक। उसके बाद मैंने बताया कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के फॉर्म में देखो तो डेंटल फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं। हमने कहा एक पेशीय संरचना है जिसको बोलते हैं लिंगुआ, यानी कि टेस्ट बड, मतलब सॉरी लिंगुआ जिसको कहते हैं जीभ। जीभ आपके यहाँ पे एक 5 पेशीय संरचना है जो कि कंकालीय पेशी से मिलकर बनी होती है। इसको पीछे से फ्रेनुलम नामक आपके यहाँ पे संरचना से पूरी तरीके से कवरिंग मिलती है, और ये इसके ऊपर छोटे छोटे पेपला और उभार पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ आपके यहाँ पे फंजी फॉर्म होते हैं, कुछ आपके यहाँ पे लिम्फेड, आपके यहाँ पे कुछ फंजी फॉर्म होते हैं, कुछ को आपके यहाँ पे फंजाई नुमा संरचना में होते हैं, कुछ आपके यहाँ पे फाइबर नुमा संरचना में होते हैं, कुछ पत्ती नुमा संरचना में होते हैं जिनको हम लोग फॉलिएट कहते हैं, और कुछ आपके यहाँ पे सरकमवैलेट होते हैं। तो फॉलिएट जो है वो खरगोश में पाया जाता है, लीफ नुमा संरचना होती है, लीफी जानवरों के अंदर पाया जाता है, और इस तरीके से पॉइंट पाया जाता है। मुख गुहा के अंदर आपके यहाँ पे जाओगे अंदर तो आपके पास घाटी ढापन पाया जाएगा जिसको हम लोग एपिग्लॉटिस बोलते हैं। कार्टिलेजिनस संरचना होती है, ये आपके जो वायु नलिका होती है उसके ठीक ऊपर होती है, और ये जब भी आपके यहाँ पे भोजन निगलते वक्त आपके यहाँ पे घाटी को क्या करते हैं? ढक देती है, जिससे फूड जो है उसके ऊपर से सरकते हुए आपके यहाँ पे सीधा ग्रसनी में चला जाता है।
अब अगला पॉइंट आपके यहाँ पे ये हुआ कि जो ग्रसनी है वो लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये आपके वक्ष को छेदते हुए सीधा का सीधा डायफ्राम को छेद के उस पार हृदय संकोचक के वो पार करते हुए किसमें आपके यहाँ पे खुलती है, जठरागमी में आपके यहाँ पे, यानी कि मेन आमाशय के मेन बॉडी के अंदर खुलती है। उसमें आपके यहाँ पे 3 संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडस। क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडस आपके यहाँ पे। उसके बाद जो ये देखिए जठरागम भाग और आपके यहाँ पे जठर निर्गमी भाग। जठर निर्गमी भाग को आगे चल के हम लोग पाइलोरिक बोलते हैं। पाइलोरिक जो होता है वो आगे चल के आपके यहाँ पाइलोरिक संकोचक से होते हुए ग्रहणी के अंदर खुलता है। ग्रहणी सी शेप संरचना में होती है, जबकि जो थैलानुमा संरचना जे शेप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आमाशय। तो ये दांत के फॉर्मूले हैं, इनके बारे में कुछ ज्यादा देखना नहीं, ये पॉइंट आपके यहाँ पे पाया जा रहा है। यहाँ पर अगर मैं एक संकोचक की बात करता हूं तो सभी बच्चों को पता है यहाँ पे हृदय संकोचक होगा, और दूसरे संकोचक की बात अगर मैं करता हूं तो दूसरा संकोचक आपका यहाँ पर होगा, और ये संकोचक आपके यहाँ पे क्या होता है, पाइलोरिक संकोचक होता है। जब कभी तुम किसी भी बुक के अंदर पढ़ोगे तो इसे बोलेंगे ग्रसिका जठरागम संकोचक, यानी कि इसोफेजियल गैस्ट्रो इसोफेजियल संकोचक। इसे बोलेंगे गैस्ट्रो, इधर देखो ध्यान से, डियोडेनल, डियोडेनम में जा रहा है ना, तो गैस्ट्रोडियोडेनल संकोचक। याद रखिएगा ये बात अलग है, लेकिन ठीक है हम लोग पाइलोरिक संकोचक बोल देते हैं इसको, इसको बोल देते हैं कार्डियक संकोचक। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पॉइंट्स आपके सामने आते चले जा रहे हैं। आगे चलेंगे तो सी संरचना की आप यहाँ पे क्या मिलेगी, डियोडेनम। डियोडेनम के अंदर की संरचना को देखेंगे आप यहाँ पे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से ये कहते हैं कि अनुप्रस्थ काट को देखा जाए या अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करने से पता चला कि आपका जो आंत है वो कितने प्रकार के उत्तकों, देखो आज मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, कल मेरा क्वेश्चन कुछ और था कि आगे पीछे देखो, आंत कितने प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना होता है। तो मेरे सारे बच्चे बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। बोलो मेरे साथ साथ, संयोजी उत्तक। क्या बोलोगे, संयोजी उत्तक। इसे क्या बोलेगे बेटा, पेशीय उत्तक। क्या बोलने वाले हो, पेशीय उत्तक, पेशीय उत्तक। और मेरा सभी बच्चा बोलेगा म्यूकोसा को क्या बोलने वाले हो आप सब लोग, एपिथेलियल टिश्यू। और याद करो मैंने बताया था कि आपके यहाँ पे किसके किसके बीच में, बहुत ध्यान सुनिएगा, इसके बीच में और इसके बीच में क्या पाई जाएगी बच्चे मेरे, छोटी छोटी सी गैंग्लियान पाई जाएंगी, पतली पतली लंबी लंबी सी गैंग्लियान पाई जाएंगी। और इन गैंग्लियान को बोलेंगे ऑर्बैक प्लेक्सर और मिशनर प्लेक्सर। तो बोलो ये बात मेरे साथ साथ, क्या नर्व न्यूरल टिश्यू पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे हैं, वेरी गुड। तो आंत के निर्माण में सभी एपिथेलियल, बोलो मेरे साथ साथ, एपिथेलियल, संयोजी, पेशीय और न्यूरल टिश्यू पाए जाते हैं। तो यहां पर आपके सामने ये क्वेश्चन है और आपको इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, देना है। ये क्वेश्चन जब भी आए तो आपके सामने ये हो जाएगा बाहरी तरफ अंकुर, और ये हो जाएगी आप यहाँ पे गॉबलेट या म्यूकस। इधर देखिएगा ध्यान से, म्यूकस सेल। अच्छा, कल शायद एक बच्चे ने मुझसे बोला कि आपने सर म्यूकस सेल को लिखा है तो यूनिसेलुलर लिखा है, और जब बोला तो मल्टी सेलुलर। मैंने कहा कि बेटा जब भी हम रैपिड फायर जोन में जाते हैं तो कभी कभी गलती से टर्म गलत निकल जाते हैं। फिर से सुनो ध्यान से, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल को म्यूकस सेल्स कहेंगे, इनको म्यूकस ग्लैंड भी कहते हैं, इनको गॉबलेट कोशिका भी कहते हैं। ये एक कोशिकीय ग्रंथियां होती हैं जो म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, जो द्रव्य आपके बायोमॉलिक्यूल के साथ यानी भोज्य पदार्थों के साथ मिलकर स्नेहक या श्लेष्म का निर्माण करता है, जो आपके यहाँ पे स्नेहक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे रासायनिक अभिक्रिया करने वाले सभी एंजाइम आपके यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ देर के लिए चिपक जाते हैं, और ये स्नेहक बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर आपके आंत के आंतरिक दीवारों को HCl से डैमेज होने से बचाती है। इतनी बात मैंने बताई थी आपको। इनकी लाइफ स्पैन 7 दिन होती है। आज तो रिवीजन में सारी बातें हो रही है ना, खूब तेजी से आराम से। तो मेरे बच्चे अगला पॉइंट, पित्ताशय पित्तवाहिनी, मूल पित्तवाहिनी, ग्रहणी, यकृत अग्नाशय वाहिनी, अग्नाशय वाहिनी, अग्न्याशय, मूल यकृत वाहिनी, यकृत वाहिनियां आपके यहाँ पे एक एक करके देखिए। आपके यहाँ पे ये कौन है, आपके यहाँ पे पित्ताशय, ये पित्ताशय वाहिनी, मूल पित्त वाहिनी, ये ग्रहणी है, ये यकृत अग्नाशय वाहिनी है, ये अग्नाशय वाहिनी है, ये अग्नाशय मूल यकृत वाहिनी है, और ये आपके यहाँ पे यकृत वाहिनी है। आपने कहा सर कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि आपने गलत शब्द बताया। हमने कहा यस, क्योंकि यकृत वाहिनियां मुझे पहले बतानी थी। यकृत वाहिनी आपके यहाँ पे ये कौन सी वाली है, राइट वाली, ये कौन सी वाली है,
लेफ्ट वाली दोनों मिलकर आपके यहाँ पे क्या बनाती है, मूल यकृत वाहिनी बनाती है। फिर मूल यकृत वाहिनी पित्ताशय से मिलकर आपके मूल पित्त वाहिनी बनाता है। मूल पित्त वाहिनी नीचे आता है, ये अग्न्याशयी वाहिनी के साथ मिलकर आपके यहाँ पे बनाता है यकृत अग्न्याशयी वाहिनी। ये अग्न्याशय है और ये ग्रहणी है, ये सब ग्रहणी में खुलते हैं। आपको एक बात और बता दूं बेटे, मेरे बच्चे इधर देखो ध्यान से। अग्न्याशयी वाहिनी यहां पर एम्पुला पाया जाता है, और मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा, एम्पुला इसे बोलते हैं, इधर देखो ध्यान से, ए अधम्मा एम्प्यूला बोलते हैं, लेकिन एम्पुला मैं लिख रहा हूं। अरे एम्प्यूला, एम्प्यूला ऑफ पैनक्रियाज यानी आग्नेयाशय। भाई देख, ये रिवीजन चल रहा है, क्योंकि चैप्टर जैसे जैसे खत्म होगा तो चैप्टर जब शुरू होगा तब थोड़ा स्लो होगा, जब खत्म होगा तब स्लो रहेगा, बीच में खूब जबरदस्त रहेगा। क्यों? क्योंकि जब हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है तब स्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैटर ही नहीं है कुछ, रिवीजन किस चीज का करें। और जब वो खत्म हो रहा होगा तब खूब मैटर होंगे, तो सारा रिवीजन करेंगे। तो याद रखना, कंप्लीट फिनिशिंग करूंगा, कंप्लीट। जब तुम बाद में, जब तुम अपना चैप्टर दिखे ना, तो लगे किसी ने ग्लास पे स्प्रे मार के चीकू चीकू साफ किया, कोई आवाज आ जाए, तब तक इस पार से उस पर क्रिस्टल क्लियर दिखे, ताकि कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत ना हो। तो एम्पुला अग्न्याशय की मेरे बच्चे एक बात तो ध्यान से सुनो तो मजा आएगा तुम्हें। तुम्हें पता है फ्रिक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक केमिकल और एक मैकेनिकल? हाँ और ना में जवाब दे दो एक बार। फ्रिक्शन, घर्षण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक केमिकल, एक केमिकल और दूसरा मैकेनिकल। क्लियर ना? अब सुनना ध्यान से। अगर हम इस केमिकल फ्रिक्शन की बात करें, केमिकल फ्रिक्शन, तो केमिकल फ्रिक्शन इसलिए क्योंकि विभिन्न प्रकार के केमिकल सिक्रीट होते हैं पित्ताशय से, यकृत वाहिनी से, और कहां से? आपके यहां पे अग्न्याशय से। तो इस जगहों से विभिन्न प्रकार के रसायन का सिक्रेशन या आपके यहां पे सिक्रेशन होने के कारण जो पीएच है वो आपके यहां पे क्या होता है, काफी ज्यादा अल्टर हो जाता है। जो पीएच है वो काफी ज्यादा अल्टर हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी जो एम्पुला होता है, जहां पे टेम्पोररी स्टोरेज, इसको आप बोलो यकृत अग्न्याशयी वाहिनी ना, ये आगे चल के ऐसे चौड़ा सा फैल जाता है। यकृत अग्न्याशयी वाहिनी ऐसे होती है और फिर ऐसे, जहां पे खुलना होता है उसके पहले ऐसे हो जाती है। तो सारे रस, चाहे अग्न्याशयी रस हो, चाहे पित्ताशयी रस हो, चाहे यकृत के रस हो, सारे आके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और मेरे बच्चे जब ये यहाँ पे इकट्ठा होते हैं तो इनके केमिकल की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है, घर्षण, जिस घर्षण से बचने के लिए अंदर की सतह स्ट्रेटिफाइड होती है, यानी बहुस्तरित होती है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, हमने कहा रिवीजन में थोड़ा सा ऐसा भी पॉइंट रखो कि मजा आ जाए आप लोगों को, और क्या। और उसके बाद आपके यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे आमाशय में पाचन। क्या देखने वाले हैं? आमाशय में पाचन का रासायनिक प्रारूप। आमाशय में पाचन का रासायनिक प्रारूप। अब हम इसका पूरा का पूरा रासायनिक समीकरण के साथ आपको दर्शाने जा रहे हैं। सभी बच्चों ने मुझसे ये कहा था, सभी बच्चों ने क्या मतलब, जिन बच्चों ने, दो तीन बच्चों ने मुझसे बोला था, सबको बता दे रहे हैं। इधर देखो मेरे साथ साथ, हाँ आज के लेक्चर में मेरे साथ थोड़ा सा स्लो मोशन तुम्हें फील होगा, बट एक्चुअली आज ही का लेक्चर के लिए मैंने आपको बोला था कि बेटा आज और कल 2 दिन आप बहुत स्लो मोशन में रहोगे। इतना स्लो मोशन में मतलब कि कॉकरोच बन जाओ सारे के सारे। और डीप ऑब्जर्वेशन, डीप, बिल्कुल डीप। देखो ध्यान से क्या बात हो रही है। हम बोलस को लेके, हम बोलस को लेके जैसे आमाशय में पहुंचो, यहां पे जो आया
ये था बोलस। क्या था मेरे बच्चे? बोलस। और बोलस में क्या था? डाइसैकराइड। 30% एनसीईआरटी के अनुसार। 30% क्या थी? डाइसैकराइड। सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। 30% क्या थी आपके यहाँ पे? डाइसैकराइड। और 100% वसा, 100% प्रोटीन्स, 100% न्यूक्लिक एसिड। कुछ कुछ आपके यहाँ पे दवाइयां थी होम्योपैथिक, उल्टी वाली, और एमटीपी में जो 4 मेडिसिन दी जाती हैं वो, मेफेस्टोल, मेफेस्टोन, ये सब लिंगुअल ली जाती हैं। यानी आप जीभ के ठीक नीचे इनको रखो, ये डिफ्यूज होकर आपके शरीर के अंदर बराबर कंसंट्रेशन में वितरित हो जाती हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोलस में सबसे पहला स्नेहक है श्लेष्म। और श्लेष्म की वजह से, म्यूकस की वजह से, जो आपके जो सलेवरी ग्रंथियों के रस हैं उनकी वजह से आपका भोज्य पदार्थ दांतों द्वारा चबा के खूब अच्छे से मिला हुआ एक लुगदी नुमा संरचना है, जो आपके आपके स्लेवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम से ट्रीट हो रहा है। और अभी ट्रीट हो रहा है। और अभी ट्रीट हो रहा है। यानी एक ग्रसिका में जाते जाते ट्रीट हो रहा है। लेकिन जैसे कार्डियक स्फिंक्टर के पास पहुंचा, कार्डियक स्फिंक्टर ने बोला ओके, यू मोस्ट वेलकम, आमाशय की दुनिया में आपका स्वागत है। अब आप अपने हार्मोन स्लेवरी एमाइलेज से कहें कि वो अपनी क्रिया रोक दे, क्योंकि आगे पीएच 1.2 से 1.8 तक है, जहां पर स्लेवरी एमाइलेज के लिए सही जगह नहीं है कार्य करने के लिए। वाह। तो यहां से निकला हुआ भोज्य पदार्थ, कहां से निकला हुआ? यहां से निकला हुआ, यहां पे जो भोज्य पदार्थ आया, ना 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 ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको, इस बात की गारंटी है मेरी फुल, है ना। यहां से निकला हुआ भोज्य पदार्थ, यहां से निकला हुआ भोज्य पदार्थ के 3 रूप थे। एक था कार्बो, एक क्या था आपके यहां पे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स। मुझे कोई बताने की कोशिश करेगा कि कार्बोहाइड्रेट का कितना प्रतिशत आपके यहां पे पाचित हो जाता है मुख गुहा के अंदर? बच्चों ने कहा बेटा 30%, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है। हमने कहा चलो वसा का कितना प्रतिशत? चलो प्रोटीन का कितना प्रतिशत? अच्छा ठीक है, चलो वसा प्रोटीन हो गई ना। बताओ न्यूक्लिक। न्यूक्लिक अम्लों का कितना प्रतिशत भाग आप क्या करते हो यहां पे? डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब कर लेते हो। अब आप बताओ मुझे इस बात को। न्यूक्लिक अम्लों का कितना प्रतिशत? बिल्कुल स्लो, और स्लो। आपने कहा अच्छा सर रुक जाओ, क्या चाहते हो हम लोग पाइला घोघा बन जाए? हमने कहा हाँ, एटलीस्ट मजा तो आएगा। आपने कहा कि मुख गुहा से 30%, यहां देखना, मुख गुहा से के बच्चों की रिक्वेस्ट रहती है सर लाल स्याही का इस्तेमाल ना करें, तो नहीं करता हूं। मुख गुहा से, मुख गुहा से 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन
मुख गुहा से 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन, मुख गुहा से 30% कार्बोहाइड्रेट, हाँ ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है, पाचन हो जाता है। ये अच्छा, पाचन हो जाता है मतलब क्या ये अवशोषित, लेकिन ये अवशोषित फॉर्म में नहीं टूटते। ये ये डाइसैकेराइड, सुनो ध्यान से, ये डाई सैकेराइड में टूटते हैं, है जो जो अवशोषित नहीं हो सकती। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दोनों बातें एक एक करके बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जब आमाशय में फूड पहुंचता है तब की बात सुनो। जब आमाशय में कार्बोहाइड्रेट पहुंचते हैं तो इधर देखो, मुख गुहा में, मुख गुहा में पाए जाने वाले एंजाइम, पाए जाने वाले वाले एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। इनएक्टिव लिख रहा हूं रे, ध्यान से देखना। इनएक्टिव हो जाते हैं। आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? क्योंकि क्यों होते हैं, जो जितनी लाइन आपसे पूछी जा रही है ना, ये सब आपके यहां पे नीट में पूछा जा चुका है। क्योंकि क्योंकि इनका पीएच, किसका, स्लेवरी एमाइलेज, क्योंकि लार एमाइलेज किस पीएच पे कार्य करती है बेटा? 6.8 का। और आपके आमाशय का पीएच कितना है? जल्दी से लिख दो, जल्दी से सब लोग एक बार लिख दो यार, मैं देखूंगा सबका पॉइंट। लार का एमाइलेज जो है, उसकी कार्य करने की जो पीएच है वो कितना है आपके यहां पे? 6.8। और आपके आमाशय के अंदर पाया जाने वाला, बहुत ध्यान सुनिएगा, आपके आमाशय के अंदर पाया जाने वाला जो पीएच है वो कितना है? 1.2 से लेके 1.8 से लेके 2.0 तक। तो मेरे बच्चों ये बात बताओ ध्यान से कि अगर स्लेवरी एमाइलेज आपके आमाशय के अंदर पहुंचेगा तो लो पीएच की वजह से वो इनएक्टिवेट नहीं हो जाएगा? तो अगर इनएक्टिवेट हो गया तो बोलस का आपके यहां पे अब जो आमाशय है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्या गैस्ट्रिक सिक्रीशन में कल मैंने आपको कोई भी ऐसे एंजाइम का नाम लिया था जिसके नाम के पीछे एमाइलेज, जैसे गैस्ट्रिक एमाइलेज, ऐसा कोई एंजाइम का नाम मैंने लिया था? नहीं ना। यानी कि यहां पे आपके यहां पे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए किसी भी प्रकार के एंजाइम की उपस्थिति नहीं है। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि लार के अंदर जो स्लेवरी एमाइलेज पाए जाते हैं, 30% कार्बोहाइड्रेट को ये ब्रेक कर पाते हैं, उसके बाद ये किसी को भी ब्रेक नहीं कर पाते हैं। मेरी बात को बहुत गौर से सुनो, मेरी बात को बहुत गौर से सुनिए आप। अब जो अगला पॉइंट है उसे भी बहुत ध्यान से सुनो। अगर स्लेवरी एमाइलेज किसी भी प्रकार से इस तरीके से तोड़ता फोड़ता और जोड़ता है किसी भी भोज्य पदार्थ को, तो आपको जरूर देखना है कि ये किस तरीके से कार्य करेगा। यानी स्लेवरी एमाइलेज आपके आमाशय के अंदर इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि
आपके आमाशय के अंदर जो भी HCl है उसकी प्रेजेंस की वजह से आपके आमाशय का पीएच 1.8 है। तो ये कहना कि HCl की उपस्थिति में, ये कहना कि HCl की उपस्थिति में आपके स्लेवरी एमाइलेज इनएक्टिव हो गए, ये गलत होगा। आप बोलिए क्योंकि आमाशय का पीएच 1.8 से 2.0 होता है, इसलिए स्लेवरी एमाइलेज इस पीएच पे कार्य करने में सक्षम नहीं है और वो निष्क्रिय हो जाते हैं। पहला पॉइंट। आज नोट्स बहुत कम जाएंगे, बिल्कुल रासायनिक अभिक्रिया जाएगी, मुश्किल से 2-3 पेजेज, लेकिन याद रखना बिल्कुल भाई साहब एसिडिक जाएगी, एसिडिक मतलब बिल्कुल बोलते हैं फायर जाएगा आज। अगला पॉइंट सुनिएगा, बड़ा छोटा सा पॉइंट है। वसा के साथ, पेन सिर्फ इसलिए चेंज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि यहां पे कुछ और लिखा हुआ है। वसा के साथ यह है, गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम होता है और ये गैस्ट्रिक लाइपेज का 2.0 से लेके 3.0 तक के पीएच पर कार्य करता है। आपके आहार नाल का पीएच बॉडी के अंदर, मेन बॉडी ग्रेटर ट्रॉकेंटर और आपके यहां पे जठरागम के पास 1.8 से लेके 2.0 होता है जब तक कि पेप्सिन का वर्क हो रहा होता है। लेकिन जब हम लगभग आपके यहां पे बाहर निकलने वाले तो होते हैं, तो कुछ समय के लिए आपका जो पीएच होता है वो 2.0 से 3.0 के आसपास पहुंचता है। और इस समय ये जो वसा होती है इसका 1%, इधर देखना ध्यान से, लिपिड का, इधर देखो, वसा का 1%, 1% वसा, वसा वसीय अम्लों में, वसीय अम्लों में परिवर्तित हो जाती है। वसा किसमें? डाइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड में, वसीय अम्लों ऑब्लिक वसीय अम्लों ऑब्लिक डाइग्लिसराइड में परिवर्तित हो जाती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब अगर मैं तीसरी तरफ चलूं तो हमारे पास कौन सी, अच्छा देखना बिल्कुल भी, मैंने क्या किया, जो जो उन्होंने केमिकल रिएक्शन बता दी, ये डाइग्लिसराइड में परिवर्तित हो जाते हैं, पीएच लिख दिया, उसको मैंने लैंग्वेज में डाल दिया है जो आपके लिए कंफर्टेबल होगा। अगर नहीं होगा तो जो लैंग्वेज वाली फ्रेम है वो तो आपके एनसीईआरटी में बनी हुई है ना, उसको देख लेना आप लोग। अब हम लोग यहां तक का मामला देख चुके हैं, तो हम लोगों को अब क्या देखना है भैया? प्रोटीन। आपने कहा बिल्कुल देख लेते हैं सर प्रोटीन, हमने कहा बिल्कुल सही है, लेते हैं पॉइंट और देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन को ये प्रोटीन, अच्छा मुझे लिखना है हिंदी में, कई बार मैं भूल जाता हूँ तो मैं इंग्लिश लिखना शुरू कर देता हूँ। यहां पर देखिए प्लीज, जल्दी जल्दी फास्ट, टाइम ना लीजिए। चलो बताओ किसमें किसमें जो टूट जाता है? बच्चों ने बोला सर प्रोटीन कुछ तो आपके यहाँ पे टूटती ही नहीं है, तो जो नहीं टूटेंगे वो किस फ्रेम में रहेंगे आपके यहाँ पे? प्रोटीन के। लेकिन कुछ सर आंशिक रूप से टूट जाती है, मेरे बच्चे उनका भी नाम बता दो। सर कुछ पेप्टोन्स में टूट जाती है, बहुत अच्छे, पेप्टोन्स में टूट जाती हैं, बहुत अच्छे। लेकिन सर एक आध बात और बताएं। हाँ बोलो बेटा। कुछ प्रोटियोजेज में टूट जाते हैं, किसमें बेटा? फिर से बोलो ध्यान से आपके यहाँ पे।
प्रोटियोजेज में छूट जाते हैं। तो ये आप यहाँ पे प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज हैं, है ना। और याद रखना इनका जो वर्क स्टाइल होता है वो होता है वन, यहां क्यों लिख रहा हूं मैं, यहां लिखूं ज्यादा बेहतर होगा। चलो पीएच बोलो कितना होगा, पीएच बोलो बेटे 1.8 से लेके 2.0। चलो एंजाइम का नाम बताओ, फटाफट एंजाइम का नाम बताओ। सर पेप्सिन, वेरी गुड। क्या बोला आपने, पेप्सिन। और कौन सा एंजाइम होगा, जल्दी जल्दी फास्ट। एक एक करके पॉइंट को देखते चलो। सही है, कल बताया मैंने इनको बहुत अच्छे से। आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ाते पॉइंट को। न्यूक्लिक अम्ल का पाचन आमाशय में नहीं होता है। किसी को कोई दिक्कत यहां तक, किसी को यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा एक आपको मैंने कल क्लास के अंदर बताया था नैज कारक, याद आ रहा है कि नहीं। क्या बताया था आप, यहाँ पे इधर देखो ध्यान से, यहां से एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा हाँ आमाशय में ही था। मैंने बोला था इधर देखो ध्यान से, नैज कारक। क्या, नैज कारक का कार्य क्या था बताइए, नैज कारक का कार्य क्या था, बताएगा कोई। नैज कारक का कार्य था कि वो आपके आहार नाल से, इधर देखो ध्यान से, वो आपके आमाशय से विटामिन बी 12 के सिंथेसिस के लिए जाना जाता है। अगर वो आपके आमाशय के अंदर विटामिन बी 12 की सिंथेसिस कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको परनीसियस एनीमिया नहीं होता, अगर आपके यहाँ पे नैच फैक्टर्स आपके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काम प्रॉपर वे में कर रहे हैं। यार जब मैं इधर जाता हूँ ना तो मैं इनएक्टिव हो जाता हूँ, मुझे गंदा लगता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपसे रूबरू रहूं, लेकिन लिखने के लिए मुझे पीछे जाना पड़ता है कुछ कुछ देर पर, और वो बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा हैक्टिक होता है आपके लिए। हाँ एक बात बताएं, मैं इसको स्लोली, कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम तो 2x पे देख लेते हैं वीडियो, कई बार ऐसा होता है, नॉर्मली बच्चे देखते हैं, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ऐसा नहीं है। बट फिर बता रहा हूँ आपसे, जब डाइजेशन पढ़ो, जब किसी की फिजियोलॉजी पढ़ो, जब कॉन्सेप्ट पढ़ो, तो प्लीज कभी दौड़ाना नहीं वीडियो, आराम से खूब इजी। और जब इधर उधर की चीज पढ़ो तो दौड़ा लो, इधर उधर की चीज जैसे अभी तक इधर उधर की करते हुए आए हैं हम लोग, है ना। सर आगे बढ़े, आगे बढ़े मतलब क्या है, सर कुछ और रह गया हो, हमने क्या कल बता दिया था मैंने, 100% एल्कोहल का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन यहीं पर हो जाता है, बता दिया था ना। नैच कारक, नैच फैक्टर मैंने आपको बता दिए थे। कई ढेर सारी दवाइयां होती हैं जो आपके आमाशय के अंदर ही डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो जाती हैं, बात हो गई थी इन सबकी ना। अच्छा एक और बात, कई बार मेरे बच्चे आपकी जो ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है, ज्यादा खाने की वजह से, स्पाइसी खाने की वजह से, फिर से सुनो क्या बोला मैंने, बोलो मेरे साथ साथ, ज्यादा खाने या स्पाइसी मतलब तीखा खाने की वजह से, कई बार इधर देखो ध्यान से, कई बार आपका जो, कई बार जो आपके कार्डियक स्फिंक्टर है, कार्डियक स्फिंक्टर ज्यादा खा लेने की वजह से या कम खाने की वजह से, ज्यादा खाने की वजह से, बहुत ज्यादा खाने की वजह से, या बिल्कुल भूख हड़ताल कर देने की वजह से पेट सिकुड़ जाता है और ज्यादा जरूरत से ज्यादा फैल जाता है। पेट सिकुड़ जाता है या जरूरत से ज्यादा फैल जाता है, दोनों अवस्थाओं में आपके आंत से निकला हुआ
आपके आंत से या आपके आमाशय से निकला हुआ एसिड, आपके आमाशय से निकला हुआ जठर, आपके आमाशय से निकला हुआ HCl आपकी ग्रसिनी के ऊपर घूमने लगता है। और जब ये आपके ग्रसनी के ऊपर आ जाता है छलक के आपके यहाँ पे, अच्छा ये पीला पीला होगा आपके यहाँ पे, इस तरीके से कर लेते हैं, सपोज दैट ये आपके यहाँ पे पीला पीला फ्लूइड है ना। तो ये क्या हुआ आपके यहाँ पे, हल्का सा इसके अल्टर होने की वजह से आपने ज्यादा खा लिया या आपने थोड़ा सा नहीं खाया, मतलब अभी शाम का टाइम होने वाला है और आप नहीं खाए, तो ये वूजिंग आउट होने लगता है। क्या, रिस रिस के बाहर आना। और जैसे रिस रिस के बाहर आएगा मेरे सर जी, यहां पे मचेगी, क्या मचेगी बताओ, जलन। क्या मचेगी, जलन। सर एक बात बताओ, जलन इधर मच सकती है तो यही एसिड आपके यहाँ पे ड्यूडेनम में भी तो जाते हैं, तो यहां पे जलन क्यों नहीं मचती है, यहां पे जलन क्यों नहीं होती है। पॉइंट बहुत मजेदार है सर जी, चाहे जो हो जाए। हमने कहा, याद करो मैंने कहा था कि यहां पे श्लेष्म पाया जाएगा, यहां पे म्यूकस ग्लैंड पाई जाएंगी, यहां पे म्यूकस ग्लैंड पाई जाएगी। ये म्यूकस ग्लैंड म्यूकोस का खूब ज्यादा सिक्रेशन करके बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके उस पे प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेंगे। बोलो यस या नो, प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेंगे। लेकिन जब तुम जाओगे किसके अंदर, जब तुम जाओगे किसी भी इसमें ग्रसनी के अंदर, तो ग्रसनी के ऊपर म्यूकस ग्लैंड उतनी ज्यादा नहीं पाई जाती हैं, कार्बोनेट तो बिल्कुल भी नहीं पाए जाएंगे, तो ये एक लेयर नहीं बना पाती हैं। इसलिए यही एसिड इस तरफ आपके यहाँ पे जलन क्रिएट करता है, तो इससे जलन होती है। तो जलन कहां पे हो रही है, ग्रसनी में, और ग्रसनी कहां पे है, सीने में है। तो जलन कहां मची है आपके यहाँ पे, सीने में। बोलो कहां पे जलन मची, सीने में जलन मच गई। तो जब सीने में जलन मचेगी तो आपको नींद आएगी क्या, खाना खाने के बाद आदमी सोने ही तो जाता है, तो सीने में जलन मची तो नींद आएगी नहीं, तो आंखों में, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। ये बात बोली गई जानते हो किसके लिए, किसी उर्दू के शायर ने बोली है ना, लेकिन मेरे जगह पे बिल्कुल फिट पड़ रही है। सीने में जलन आंखों में तूफान और इस शहर में का हर शख्स परेशान, का मतलब ये हुआ कि कोई तो घटिया खाना बना रहा है, स्पाइसी खाना, जो खा के पूरा शहर बीमार है। इसकी वजह से कोई, कई तो है, जैसे मान लो गुजरात की बात करें, वहां पे बहुत लोग खाते हैं, ऐसे मैंने सुना है, खाना वाना वहां पे बहुत ज्यादा, लेकिन उनका खाना मीठा मीठा होता है, तो हो सकता है, लेकिन ज्यादा ओबिसिटी से भी आपके यहाँ पे ये पॉइंट होता है। तो भैया कई बार लोग खा के ऐसे कहते हैं, वो मुंह से पूरा गटर वाली स्मेल आती है उनके, जो खाए हैं वो तुम सुन के बताता है, ओ भाई कचौड़ी है, और उसके बाद धनिया पुदीना की चटनी, ओहो हो, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ी सी आपके यहाँ पे लास्ट में जो लास्ट वाला फ्लेवर है, मुझे लग रहा है कलाकंद खाया है लास्ट में आपने स्टिकर से मंगा के। तो सर जी, सीने में जलन आंखों में तूफान, कुछ 90s के टीचर इसको दिल जले बीमारी बोलते हैं, दिल जले, देखो, तो ये भी है। तो याद रखिएगा, इसे बोलते हैं, इधर इसे बोलते हैं हार्ट बर्न डिजीज, हार्ट बर्न रोग। अच्छा हिंदी में लिखेंगे तो दिल जले ही लिखा जाएगा, दिल जले रोग, है ना। तो ये था आपके यहाँ पे छोटा सा पॉइंट। सर कई बार पेट में बहुत तेज, इधर की साइड बहुत तेज दर्द होता है, हमने कहा हाँ, इसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। सुनो ध्यान से, मैंने कहा था ना इस मैटर में बहुत कुछ जाएगा। ये रीजन का नाम बताओ, इसका नाम है फंडस। क्या नाम है बेटा, फंडस। और फंडस में बनती है गैस, क्या बनती है, गैस। और गैस किस रीजन में पाई जाएगी, चलो बताओ, राइट में कि लेफ्ट में, सर स्टमक लेफ्ट में है तो लेफ्ट में पाई जाएगी, ऊपर ना यहाँ पे ना। तो जब यहाँ गैस बनेगी तो इस सब मसल्स में चिलकन होगी, चिलकन, चिलकन मतलब ऐसे। तो जब ऐसे ऐसे दर्द होगा तो पूरा का पूरा ये एरिया आपके यहाँ पे दर्द करेगा, ऐसे ऐसे, है ना। जब हार्ट
पे कोई आएगा जोर, तो ऐसा लगेगा किसी ने छाती दबा दी है बहुत कस के। और ये आपके यहाँ पे ऐसा होगा जैसे पैरों में चिलकन मचती है, जैसे आपके यहाँ पे कैल्शियम कम हो, मसल्स कुछ देर से ट्विस्ट हो जाए, फिर आराम से हो भाई, आराम से, आराम से, एक मिनट में उठे टेढ़े हो गए, रुक जा भाई रुक जा। ये कैल्शियम की कमी दर्शाता है आपके बोन्स में। तो अगर ये आपको होता है बहुत ज्यादा, तो ये भी प्रॉब्लम है। उसी तरीके से अगर हार्ट में ये हार्ट के इस रीजन में हुई, तो कहते हैं इसको एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस, ध्यान से देखो, एंजाइना पेक्टोरिस। इसका मतलब ये हुआ कि आपके इस रीजन में, पेक्टोरल रीजन में दर्द हो रहा है। पेक्टोरल और पेल्विक रीजन हिप रीजन होता है, पेक्टोरल ये रीजन होता है, ये वाला। तो यहां पे दर्द हो रहा है, तो हर दर्द आपके यहाँ पे क्या नहीं होता, हार्ट अटैक नहीं होता। अच्छा, क्या होता था कि हम लोग मेडिकल बैकग्राउंड से थे, तो हम लोग, मम्मी भी मेरी थोड़ा सा मतलब साइंस में ज्यादा इंटरेस्टेड रहती थी, आप मैं देखता था, तो उसका भी मतलब थोड़ा साइंस बैकग्राउंड था। तो हम लोग जब थोड़ी सी बात कुछ पढ़ लेते थे ना, तो बहुत बड़े डॉक्टर बनने लगते थे बचपन में ही। तो अगर डैडी को इधर की तरफ पेन हो और हम लोग तैयारी करते थे, भाई मेरा डॉक्टर बन चुका था, तो मम्मी तुरंत फोन, विक्की सुनो क्या हुआ, तुम्हारे डैडी को आज लेफ्ट साइड में बहुत तेज दर्द उठा। अच्छा, वेरी गुड। मम्मी क्या बनाई थी खाने में? कुछ नहीं, रात में बाटी चोखा खाए थे। तो उसने कहा अच्छा अच्छा, मिर्ची तो काट दिया गया इतने ऐसे ऐसे कैंची से आपने, सही है। तो उसने कहा डैडी से बात कराओ। डैडी से बात हुई, कहने हाँ यार बहुत तीखा बनाया था तुम्हारी मम्मी ने, सच में। कहा कोई नहीं डैडी, कोई गैसोफिन वगैरह ले लो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स हो गया, सच में रिलैक्स हो गया, क्योंकि उनको गैस बनी हुई थी, और गैस ज्यादा बने होने की वजह से वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, ऊपर की तरफ चढ़ रही थी। तो उनका डेली रूटीन खराब था, स्पाइसी खाना, सही टाइम पे खाना ना मिलना। अच्छा, मेरे फादर का क्या था, अच्छा केस हिस्ट्री में अपने फादर के क्यों बता रहा हूँ, ये ऐसा मतलब सर आप स्टोरी सुना रहे हो, बेटा चैप्टर है। अभी एंजाइना पेक्टोरिस इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप भी अपने घर में देख सकते हो इसको। तो अगर इस रीजन में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब यही नहीं कि हार्ट अटैक पड़ गया। हार्ट अटैक पड़ेगा तो लगेगा कोई दबा रहा है। चलो दूसरा सिम्टम बता रहा हूँ। हार्ट अटैक पड़ेगा तो उसका आप उस तरफ का हाथ यूं करना, स्टैटिक, ये रॉक स्टॉक बिल्कुल स्टेबल है, मूव करता हुआ नहीं दिखेगा। जब अटैक पड़ेगा तो आपको इस तरीके मूव करेगा, बबल करेगा इस तरीके, आपको लग जाएगा कि हार्ट अटैक है। अच्छा, पेन दोगे तो लिख भी नहीं पाएगा, हाथ बबल करेगा। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करता है, तो उसका भी लहरेगा। सर अब क्या करें? हमने कहा ईसीजी कराओ। अब इतना ज्यादा करेक्टर बता दिया, अब डॉक्टर बना दूं क्या भाई? 700 नंबर तो लेके आओ, बनाएगा डॉक्टर। और एक बात, वार्निंग नहीं, वार्निंग नहीं, क्या बोलते हैं, धमकी। कोई भी स्टूडेंट टेस्ट नहीं छोड़ेगा। अगर आप में से कोई एक भी बच्चा टेस्ट छोड़ेगा, मैं गारंटी ले सकता हूं कि अब आप 700 से नीचे जा चुके हैं। पहले आप ना हिम्मत करके खुद के डर से जीतिए। ये जो आपका टेस्ट ना देने का प्लान होता है ना, कि अरे तैयारी नहीं है, जब छोटे से सिलेबस से भाग गए हो, ये तुम्हारे कायर होने की निशानी है। बहुत मेहनत करके क्वेश्चन बनाया हूं, ओनली 30 क्वेश्चन जूलॉजी में जा रहे हैं, और एक भी क्वेश्चन गलत करने का मतलब हुआ देशद्रोह घोषित कर दूंगा मैं तुम्हारे ऊपर। बहुत मेहनत किया हूं, एक एक क्वेश्चन पे एनसीईआरटी पेज नंबर से, मतलब ऐसे बिल्कुल आराम से सुलेख करके लिखा हूं। तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा किसी भी लेवल पे ये चीज। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब खूब जबरदस्त तैयारी करो, और पहले ना डर से जीतो। तुम इतने दिन से पढ़ रहे हो ना, कई बार तुम्हारी मेरी क्लास अच्छी नहीं लगी, कई बार नहीं सर, अब आप मजा आ रहा है, अब मजा आ रहा है सर, शुरुआत में नहीं है। तो अगर हमने अपने अंदर परफेक्शन तुम्हें दिखाया, शो किया, शुरुआत में आया ऐसे, तो वही चीज तुम भी शो करो कि शुरुआत में पाया रे यार कोई खास रिजल्ट नहीं सर, 300 नंबर आए हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 600 में परिवर्तित कर देंगे, 700 में कर देंगे, हिम्मत तो रखो यार। और कृपया करके ये रिजल्ट जब तुम अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को बताओगे, तो
क्या कर रहे हो, 600 के नीचे मेरी डायरी, तुम 300 पे सेलिब्रेट कर रहे हो। मैं ही 300 कर लाऊंगा, मैं ही 400 लाऊंगा, मैं ही 500 लाऊंगा, मैं ही 600 लाऊंगा, मैं ही 700 लाऊंगा, जो करना है कर लो तुम, ला के दिखाऊंगा। लेकिन याद रखना, एक रात में कुछ नहीं होने वाला है। तुम एक क्विज खराब किए, तुम्हारा खराब हुआ, तुमने अगले दिन गए बेड पे चद्दर ताने, मम्मी कसम अगले टेस्ट में तेरा ही बेटा नंबर 1 होगा। गलत कसम खा ली मम्मी की तुमने। 300 नंबर लाने वाले विद्यार्थी से मेरा एक क्वेश्चन है कि 350 लाते ना यार अगली बार, केवल 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन भिड़ाना है अच्छे से, मजा आ जाएगा। तो उस लेवल पे आइए, मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि उस लेवल पे आइए, वहां पे छोड़िए क्वेश्चन को। मैं आज बहुत ज्यादा इसलिए आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में मोटिवेट भी कर रहा हूं सच में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कहीं से भी कोई लूप ना छोड़ो बेटे मेरे। इस बार अगर बैठे हैं ना क्लास के अंदर, तो मचाने के लिए बैठे हुए हैं, नीट की तो बैंड बजाएंगे। बोलो मेरे साथ आप। एक एक कमेंट आज मुझे चाहिए, अभी तक तो मैं तुम लोगों से बोलता ना रिवीजन गारंटेड, ये गारंटेड, वो गारंटेड, सब हो गया ना। आज तुम अपने हिसाब से ना, मैं चाहता हूं तुम अपने नंबर लिखो कमेंट में, कितने बच्चे ने कितने नंबर की शपथ ली है मेरे साथ आज क्लास के अंदर, अभी के अभी। इस साल आपके नीट 2020 में कितने नंबर सोच रहे हो लाने के लिए, लिख दो वहां पे। 720 सोच रहे हो तो 720 लिख दो, 680 लिख दो 680 लिख दो, लिख दो अभी के अभी वहीं पर। मैं बताऊंगा कैसे आएगा। लिख दिया सबने? मुझे दिख नहीं रहा है, लिखते रहो। गुड, वेरी गुड, लिख दिया ना, अब सही है। हर बच्चे को जो भी उसके दिमाग में पोटेंशियल था, ये जो नंबर तुमने लिखा है ना, ये तुम्हारी एनर्जी है। कई बच्चे उसमें 720 लिख चुके हैं बेटा, इसका मतलब आपका अभी एनर्जी लेवल बहुत शानदार है। कई 680 ही लिखे, भाई ये बताओ लिखना था तो 720 क्यों नहीं लिखे? सर 720 आएगा थोड़ा ना, इसका मतलब ये एनर्जी लेवल आपका दर्शाता है। आपको लिखने में जोर आ रहा है, हम थोड़ा ना करें कि ये नंबर दे देंगे तुमको, लेकिन आपको अपने स्टार बनाने, आप ही अपने दुश्मन हो। देख लो, आज मैंने तुमसे बोला कि तुम 2022 का अपना नंबर लिख दो, वही नंबर आएगा। तुम खुद को स्टार नहीं बना पा रहे हो, ये तुम अपना ही पैर पकड़ के खुद ही पीछे खींच रहे हो। यार तेरी औकात थोड़ा ना 720 वाली। ये याद रखना कि तुम ही अपने सबसे बड़े दोस्त हो, और तुम ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। तुम ही अपने सबसे बड़े प्रोत्साहन देने वाले हो कि नहीं मैं कर सकता हूं, और तुम ही खुद को हतोत्साहित करने वाले हो कि नहीं तुमसे ना हो पाएगा, तुम तो 680 वाले हो, तुम तो 650 वाले हो। ये याद रखना मेरी बात को। कोई अंकल आंटी आके नहीं बोलते हैं, क्योंकि अंकल आंटी ने गलती से सही बोल दिया जो तुम्हें गंदा लगा, एक्चुअली तुम वही थे। वरना मुझे आके कोई बोल दे कि अमित सिंह तुम अच्छा नहीं पढ़ा पाते हो, मैं फोड़ दूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा सब्जेक्ट और हर टाइप से पढ़ाना, बोर्ड से लेकर रिटेन, हर पैटर्न पे मैंने पढ़ाया है। तो मेरे लिए सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। मैं 2 मिनट 2-3 क्लास वैसे जैसे सचिन तेंदुलकर आता था, एक ओवर खेल जाता था, कोई रन नहीं बनाता था, वैसे मेरा रहता है कि भाई मैं पहले अपने बच्चों को देखूंगा कि बच्चे क्या चाहते हैं, एंड देन थ्रू बैटिंग। फिर थोड़ा ना रुकता हूं मैं। आज ओवरलोड हो रहा है, लेकिन ठीक है, प्लीज लेते रहना, ये रिजल्ट का इफेक्ट है यार, इतना तो आना ही चाहिए ना। हम लोग इसी फील्ड में हैं, कल इसी ये दिन तुम्हारे लिए होगा। सोचो जो बच्चे नहीं सिलेक्ट हुए होंगे उनकी दिवाली खराब हो गई, वो पटाखे दगाएंगे ना तो उनके अंदर जाके फूटेगा पटाखा। सोचो, ये दिल में ठाए। सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो अब हम चल रहे हैं छोटी आंत के अंदर पाचन देखने, और अभी हम लोग पाचन की उसी प्रक्रिया पर हैं जहां पे हम आमाशय से आंत में लेके जा रहे हैं। इसके जो टेक्स्ट हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम इसके सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके यहाँ पे छोटी आंत में पाचन की पहली रासायनिक अभिक्रिया, जो आपके एनसीईआरटी में
लिखी हुई है उसको अक्षरशः, लेकिन उसको थोड़ा सा संभाल के और तमीज से पेश करेंगे। जैसे पहला, प्रोटीन, पेप्टोन्स, एंड प्रोड्यूसेस। ये अब टूटेंगे छोटी आंत के अंदर। देख लो ध्यान से सब लोग। ट्रिप्सिन, काइमो, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। पीएच कितना होगा? 7.6 से 7.8 पीएच होगा। और इसकी प्रेजेंस में आप यहाँ पे जो ब्रेक होंगे कंपाउंड वो होंगे किस किस फॉर्म में होंगे? डाई पेप्टाइड्स। डाई पेप्टाइड्स। आप सबको दिख रहा है नहीं? मैं फिर बता रहा हूं, अगर ये इन सब क्वेश्चंस को आपने गलत किया तो सर जी खैर नहीं तुम्हारी। मैं घर पहुंच जाऊंगा एड्रेस निकाल के सीधा कि ये क्वेश्चन नंबर किसने गलत कर दिया भाई, कहाँ गया वो लड़का, निकालो इसको भरतपुर से, पक्का गारंटी। तो ये आपको देखना है। छोटी आंत में पाचन। अच्छा, पाचक रस हो गए पैनक्रियाज, है ना? अग्न्याशयी रस से, रस से, यानी अग्न्याशय से निकलने वाले एंजाइमों से पाचन हो रहा है। उसके बाद फिर इंटेस्टाइनल जूस से भी तो होगा। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो टाइप के रस निकलेंगे, अग्न्याशयी रस और इंटेस्टाइनल यानी आंत्रीय रस। अभी पहले क्या में निकलेगा आप यहाँ पे? अग्न्याशयी रस। तो अग्न्याशयी रस से एक एक करके तोड़ के देखते हैं कहां तक पहुंचता है मामला। दूसरा देखिएगा, दूसरा देखिएगा। तो दूसरा प्रोडक्ट अपन लेते हैं भाई साहब पॉलीसैकराइड। क्या लेते हैं? पॉली सैकेराइड्स। क्या लिया? पॉलीसैकेराइड्स। और मेरे बच्चों ध्यान से सुनिए, जो पॉलीसैकेराइड्स होगा वो टूटेगा किसमें आपके यहां पे? डाइसैकेराइड। किसमें? डाई सैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड किसमें टूटा? डाइसैकेराइड में। और पॉलीसैकेराइड को हम लोग बोलते हैं स्टार्च, और ये निकला आपके यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जो एंजाइम आएगा उसका नाम होगा पैनक्रियाटिक एमाइलेज। क्या होगा? पैनक्रियाटिक एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में, बोलो मेरे साथ साथ,
और पैनक्रियाटिक एमाइलेज का पीएच क्या होगा आपके यहाँ पे, जल्दी बोलिए ध्यान से। पैनक्रियाटिक एमाइलेज का पीएच कितना होगा, 7.8। और स्लेवरी एमाइलेज का कितना था आपके यहाँ पे, बताइए सभी लोग, कितना था स्लेवरी एमाइलेज का। बहुत शानदार। अभी मैं बायोमोलिक्यूल लेके भी आऊंगा, बिल्कुल परेशान न रहना आज ही के लेक्चर में। तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज कितना था, 7.8। और स्लेवरी एमाइलेज कितना था, 6.8। तो स्लेवरी एमाइलेज कहां पे था, बक्कल कैविटी में। पैनक्रियाटिक एमाइलेज कहां पे था, ग्रहणी के अंदर। पैनक्रियाटिक एमाइलेज ने पॉलीसेक्राइड को किसमें तोड़ा, डाइसेक्राइड में। और स्लेवरी एमाइलेज ने कितना तोड़ा आपके यहाँ पे, 30% पॉलीसेक्राइड को किसमें कन्वर्ट किया, डाइसेक्राइड में। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आई ना। अभी रुको, आएगी अभी। तो पहला भोज्य पदार्थ हो गया प्रोटीन, और दूसरा हो गया भैया कार्बोहाइड्रेट। पहला हो गया प्रोटीन और दूसरा हो गया कार्बोहाइड्रेट। सर हमने कहा बच्चे वसा देखें क्या, हमने कहा अरे देखें, ये किसने कहा, तोड़ें, वसा तोड़ें क्या, बोलो एक साथ, वसा। वसा को लेते हैं भैया पीले पीले कलर में, है ना, पीले पीले कलर में लेते हैं वसा को। चलो पीला कलर फंस गया तो ऑरेंज कलर ले यार, मिक्स हो जाएगा भाई, पिंक में ले ले तू चुपचाप। चलिए आइए देखते हैं, यहां मिला आपके यहाँ पे वसा, कितना सही है रे, वसा। तो वसा टूटेगी किसमें, वसा किसमें टूटेगी, डाइग्लिसराइड में। डाई ग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड्स में। और डाइग्लिसराइड किसमें टूटेंगे मेरे बच्चों, मोनो, मोनोग्लिसराइड में। और एंजाइम होगा आपके यहाँ पे लाइपेजेस, लाइपेजेस क्या होगा आपके यहाँ पे, क्या होगा, इसको बोलेंगे अग्नाशयी लाइपेज। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, क्या बोलने वाले हैं, अग्नाशयी लाइपेज। अगर कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो बताना। अग्नाशयी लाइपेज, अग्नाशयी लाइपेज। और इसमें क्या बोलेंगे आपके यहाँ पे, पीएच क्या होगा, पीएच 7.0 से लेके 8.5, 7.6 से लेके 8.5। और यहां पे क्या होगा, अग्नाशयी लाइपेज, लाइपेज 8.5 पीएच पे वर्क करेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को भी तीनों बायोमोलिक्यूल के निर्माण में कोई दिक्कत। अभी आगे चलेंगे बायोमोलिकुलर लेवल पे, प्लीज बिल्कुल रेडी रहना, बहुत मजेदार पॉइंट आने वाले हैं, बहुत मजेदार, सच बता रहा हूं आपसे, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं। सर एक और बचा हुआ है, उसको भी निपटा देते हैं। हमने कहा निपटाएंगे, थोड़ा ना उड़ाएंगे रे उड़ाएंगे। ये देखो, थोड़ा यार ठीक कर लो, हटा लो और कलर चेंज कर दो। अरे लल्ले हालत से बच्चों ने मना किया है। न्यूक्लिक अम्ल, अम्ल अब किसमें परिवर्तित होने जा रहे हैं, न्यूक्लिक अम्ल किसमें परिवर्तित होंगे, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। और मेरे बच्चों ध्यान सुनो, न्यूक्लियोटाइड किसमें परिवर्तित होंगे, ध्यान से बोलिएगा, किसमें, न्यूक्लियोटाइड में। किसमें बेटा, न्यूक्लियोटाइड में। तो एक बात सुनो ध्यान से, न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम तो बता दो सब लोग, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज। और ये
न्यूक्लियो टाइडेज। तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। समझ में आ रही बात की नहीं? तुम्हारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? न्यूक्लिक अम्ल किस में आ जाएगा? न्यूक्लियोटाइड में। और न्यूक्लियोटाइड किस में आएगा? न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित करने वाले को न्यूक्लियोटाइडेज, और न्यूक्लियोसाइड में परिवर्तित करने वाले एंजाइम को न्यूक्लियोसाइडेज। ये दोनों अग्नाशयी रस से होते हुए निकलेंगे। यानी काफी कुछ हो गया है ना। और यहां पर ये सारे पाचक रस हैं। अब अगर मैं यहां पे कुछ बताऊंगा तो आपको दिक्कत होगी। मैं चाहता हूं कि अब हम देखें कि जो हमारे पास आंतरीय रस हैं उनमें क्या क्या होगा परिवर्तित। यानी कि ये था आपके यहां पे अग्नाशयी रस। क्या कर रहा हूं मैं? ये क्या था आपके यहां पे? अग्नाशयी रस। ये क्या था आपके यहां पे? अग्नाशयी रस। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसके बाद आएगा आत्रीय रस। कौन सा रस? आत्रीय। आत्रीय रस आपको दिखाई दे रहा है? आत्रीय रस। तो आंत से निकलने वाला आपके यहां पे आत्रीय रस, वही सक्कस एंटेरिकस और जो कुछ बात मैंने आपको बताई थी। तो यहां पे जो आंत से निकलने वाला रस होगा उसका निर्माण करेगा ब्रूनर ग्लैंड। और कौन करेगा? क्रिप्ट ऑफ लीवर कौन? आत्रीय रस के निर्माण में कौन कौन होगा? ब्रूनर्स ग्रंथियां और पेयर्स पैचेस। और कौन होगा? म्यूकस ग्रंथियां। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? आंतरीय रस के निर्माण में कौन कौन होगी? और पैनक्रियाटिक के निर्माण में कौन कौन थे? गाल ब्लैडर, लीवर, और कौन था? पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज, गाल ब्लैडर और लीवर यकृत थे। यकृत था। और कौन आपके यहां पे? यकृत के साथ कौन था? अग्नाशय था। और अग्नाशय के साथ कौन सा? पित्ताशय था। अब आंतरीय रस में कौन कौन होगा आपके यहां? ब्रूनर ग्रंथियां, पेयर्स पैचेस, म्यूकस ग्रंथियां, क्रिप्ट ऑफ लीवर कौन कौन होगा? क्रिप्ट ऑफ लीवर कौन? ध्यान से। तो ये सब मिलके आंतरीय रस का निर्माण करेंगे। आंतरीय रस का जो पीएच होगा वो होगा आपके यहां पे 8.5 से लेकर 8.6 के आसपास। और इस आंतरीय रस के अंदर अब जो भोज्य पदार्थ उस स्तर पे नहीं टूटे हैं कि उनका एब्जॉर्प्शन हो जाए, वो अब सभी इस स्तर पे टूटेंगे कि इनका एब्जॉर्प्शन हो जाए, यानी इनका अवशोषण हो जाए पूरी तरीके से। तो अब जो आंतरीय सतह ने आपके यहाँ पे ब्रूनर्स ग्रंथियां, पेयर्स पैसेज, म्यूकस ग्रंथियां, क्रिप्ट ऑफ लीवर को ने मिलकर आपके यहाँ पे क्या कर दिया? आंतरीय रस का सिक्रेशन किया। आंतरीय रस में आपके यहाँ पे पीएच होगा 8.5 से लेके 8.6। और यहां पर होंगे आगे की होने वाली सभी प्रकार की आगे की होने वाली सभी प्रकार की पाचन प्रक्रियाएं। अरे क्या बोल रहा हूं रे मैं? थैंक यू कैसे आ गया? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सुनिएगा ध्यान से। तो एक पेज और लगाते हैं और दिखाते हैं आपको मजेदार तरीके से पाचन। तो आइए आंतरीय रस में आपके यहां पाचन दिखाते हैं। अब जो प्रोटीन का पाचन था वो पहुंच चुका है इस स्तर पे।
डाईपेप्टाइसिस, यानी कि जो डाईपेप्टाइड थे वो अब परिवर्तित हो गए किसमें? आप सभी लोग देख लीजिए, डाईपेप्टाइडेज अब होंगे अमाइनो अम्लों में। अब जो मैं व्हाइट से लिख रहा हूं, वो जो व्हाइट से लिख रहा हूं वो आपके यहां पे एब्जॉर्प्टिव फॉर्म ऑफ द फूड होगा, यानी भोजन का वो अवस्था होगी जो आपके आंतरीय सतह पर, जो आपके आंतरीय सतह पर अवशोषित होने में सक्षम होगी। यानी मैं अब भोज्य को उस पॉइंट पे लिख रहा हूं, और जब मैं व्हाइट से फाइनली कोई लिखूंगा बेटा ये होगा, तो आप समझ जाना कि अब ये इस फ्रेम में क्या हो रहा है, अवशोषित होने जा रहा है। तो लिखिएगा अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। अगला पॉइंट, क्या है? माल्टोज। अगला क्या है? माल्टोज और लैक्टोज और सुक्रोज। मेरे बच्चों, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज जो कहना चाह रहे हैं उनको ध्यान से देखो। माल्ट से मिलेगा माल्ट शुगर, और माल्ट वही याद करो आपके यहां पे जिससे अल्कोहल बनाए, दारू बनाए थे, माल्ट। तो माल्ट जो होगा उसमें मिलेगा आपके यहां पे ग्लूकोज के अणु, यानी दो अणु किसके? ग्लूकोज के। तो इनमें से मिलेगा GLUCOSE, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, GLUCOSE ग्लूकोज। यानी भैया माल्ट शुगर जो है ना, वो खाने में तो बिल्कुल ही बकवास होगा, यानी ग्लूकोज का कोई स्वाद नहीं होता, तो स्वाद तो बिल्कुल नहीं आने वाला नहीं है। फिर आपने कहा सर लैक्टोज, हमने कहा तो मिल्क शुगर है रे। माल्ट शुगर कहां पे मिलेगा? गेहूं में। अरे रुक जाओ, मैंने क्या बोला था? माल्ट शुगर कहां मिलेगा? गेहूं में। लैक्टोज कहां मिलेगा? दूध में। और सुक्रोज कहां मिलेगा? गन्ने में। हाँ या ना? सही है ना? तो बताओ, ग्लूकोज ग्लूकोज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है सर। चलो बताओ, लैक्टोज ब्रेक करेगा तो क्या मिलने वाला है तुम्हें? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। क्या मिलेगा? ग्लूकोज। देखो कई लोग ग्लूकोज जा लिखते हैं, लेकिन ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज आपको मिल रहा है। अब भैया जो ग्लूकोज है ना, जिनको तुम ग्लूकोज देख रहे हो, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ये है BLOOD, ब्लड। यहां ना लिखूं क्योंकि किसी का सामना पड़ जाता है, अमीनो अम्ल कहेंगे मेरे एरिया में आके तुम लोग क्या कर रहे हो रे। तुम लोग लिखेंगे BLOOD, ब्लड, SUG, यानी ब्लड शुगर। बोलो सही है कि नहीं? तो मेरे बच्चों बोलो, गैलेक्टोज कौन है? BRAIN, ब्रेन। SUG, शुगर। इसीलिए जो बच्चे पढ़ते हैं उनको दूध जरूर पीना चाहिए, क्योंकि उसमें गैलेक्टोज होता है, और गैलेक्टोज आपके ब्रेन को चाहिए। आपके ब्रेन में जब ऊर्जा रहेगी तभी तो आप शानदार आप यहां पे परफॉर्म करोगे। तो इसलिए गैलेक्टोज। अब आपने कहा सर सुक्रोज के बारे में, हमने कहा बिल्कुल सही है। ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्या बोला? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को बोलेंगे फ्रूट शुगर। क्या बोल रहे? अरे
फ्रक्टोज को बोलने वाले हैं क्या बोलेंगे? फ्रूट शुगर। फ्रूट शुगर। और ग्लूकोज फिर हो गया क्या? ब्रेन शुगर। तो भैया जो सॉरी ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज, और जो ब्लड शुगर होता है उसी को बोलते हैं ग्रेप शुगर। क्या? अंगूर का शुगर। ग्रेप। ग्रेप मतलब अंगूर, ग्रेप शुगर। गैलेक्टोज को बोलेंगे ब्रेन शुगर। फ्रक्टोज को बोलेंगे फ्रूट शुगर। हमारे यहाँ पे हम लोग, मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से हूं, तो वहां पे बहुत ज्यादा गन्ना पैदा होता है। और गन्ना पैदा होता था तो क्या हुआ, सभी गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने कहा गन्ने का आय दुगनी कर देंगे, गन्ने की आय दुगनी कर देंगे, गन्ने की आय दुगनी कर देंगे। तो शुगर मालिकों के सांस अटक जाती थी कि ये जो भी नेता आ रहा है वो कह रहा है हम गन्ने की जो रकम है वो दुगनी कर देंगे। अभी भी आजकल आपके यहाँ पे कुछ पार्टियां आपके यहाँ पे गन्ने की रकम दुगनी करने के बोल देती हैं ऐसे। तो जब गन्ने को हम लोग पैदा करते हैं तो उसके अंदर फ्रक्टोज और ग्लूकोज दो कंपोनेंट निकलते हैं। ग्लूकोज से चीनी बनेगी नहीं भाई, ग्लूकोज का कोई कार्य ही नहीं, सीधा सीधा फ्रक्टोज का काम है आपके यहाँ पे। तो वो बोलेंगे 50% तो मेरा टोटल वेस्ट जा रहा है, इसका क्या? तो इसके लिए आप यहाँ पे हमारे बहुत पहले जब इन्होंने घोषित किया कि यार 50% तो वेस्टेज जा रहा है, तो ये हुआ इसका क्या सोल्यूशन है? तो हमने कहा कि किसानों को तो मैं पैसा दूंगा चाहे जहां से दूं। तो इन्होंने क्या किया कि उसी केन फैक्ट्री में, शुगर केन फैक्ट्री में बोला ग्लूकोज से जब माल्ट होता है और माल्ट में ग्लूकोज ग्लूकोज बनता है और इसी से हम लोग माल्ट से दारू बना लेते हैं, तो ढेर सारे ग्लूकोज एक करो और इन्हीं से बनाओ क्या? दारू। दारू मतलब शराब, शराब मतलब एल्कोहल, एल्कोहल बियर विस्की ब्रांडी रम जो भी बनाना है आप बनाओ, तो इनसे बनाओ एल्कोहल। तो तब जाके कहीं गन्ना मालिकों को फायदा हुआ। कहाँ 1 किलो चीनी 60 रुपए की मिलती है और अल्कोहल भैया मिलता था आराम से, कुछ नहीं तो आप यहाँ पे 150 से, मतलब अगर मतलब बियर से स्टार्ट करें और ऊपर तक जाए तो पता नहीं, मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, बट ये जानता हूँ कि बियर 90 से लेके 100 के रूप में मिलती थी पहले। अभी मुझे नहीं पता है ना? सर आपको पहले पता कैसे था? अरे मेरे कोई भी दोस्त ऐसे नहीं है जो ना पीते हो। तब तो आप भी पीते होंगे। नहीं, मुझे उसके इल इफेक्ट पता है। एल्कोहल किल्स, दैट्स आई एम नॉट यूजिंग। मुझे अपनी बॉडी बहुत पसंद है। अल्कोहल और स्मोकिंग के चक्कर में मैं इसको जलाने वाला तो बिल्कुल ही नहीं, है ना? तुम जला सकते हो, डॉक्टर्स जला सकते हैं, इंजीनियर्स जला सकते हैं, बेवकूफ लोग जला सकते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है इसमें सिगरेट का कोई काम ही नहीं है। और क्या, हेल्दी खाओ, मस्त बिंदास रहो, देखो दुनिया बहुत मजेदार है। दारू पी के पड़े हुए बस बेकार में। अगर नशा ही करना है तो कुछ अच्छा नशा करो। मैं तो बहुत अच्छे अच्छे नशे करता हूँ, मेरा भारी पड़ता है लोगों पे, है ना? मुझे मतलब होता है लोगों को, मुझे पढ़ाने का नशा नहीं कह लो, बट थोड़ा सा रहता है, आगे रहने का नशा है। सबसे आगे, अपने कलीग से बहुत आगे। मुझे गाड़ियों का है, मैं गाड़ियां बहुत बदलता हूँ, मतलब मुझे अच्छी लगती हैं। दैट्स इट। हाँ और नहीं तो क्या। तो मजा आता है इसमें, है ना? तो ये है आपके यहाँ पे गन्ना, गेहूं, शुगर केन, ये सब। हाँ मैंने मेरे कोई मतलब मेरे पास मतलब जैसे बेसिकली लोगों को लगता है कि जो कुछ भी मतलब उस लेवल पे नहीं है, तो अल्कोहल या किसी भी चीज को, ये आपके माइंड के अनस्टेबल होने का रीजन है कि आप यू आर अनस्टेबल। वरना इल इफेक्ट जानते हुए भी आप अगर इसे पी रहे हो, इसका मतलब आप अपने ब्रेन पे आपका कंट्रोल नहीं है। और ये सबसे गंदी चीज है आपकी बॉडी की, कि आपके हाथ में आपका कंप्यूटर है, आपके हाथ में आपका लैपटॉप है, आपके हाथ में पूरा का पूरा सेंटर है, आप सेंटर मैनेजर हो, आप बहुत बड़ी हस्ती हो, और सुट्टा पी रहे हो। क्या है यार? अभी वो छोकरा गया ना, देखा ना तुम लोगों ने कितना बुरी तरीके से। तो ये शो करता है कि जब भी आप कुछ भी गलत काम करोगे, आज नहीं तो कल लाइसेंस के साथ जब्त होगे। चलिए भाई, आगे बढ़ाते हैं डाई और मोनो ग्लिसराइड को, है ना? बार बार थैंक यू नहीं आने का, गुस्सा लगती है मेरे को। न्यूक्लियोटाइडेज।
न्यूक्लियोटाइडेज। अब ये परिवर्तित होंगे किसमें? न्यूक्लियोसाइड में। साइड में। और न्यूक्लियोसाइड परिवर्तित होगा किसमें? थोड़ा सा। गुड। न्यूक्लियोसाइड परिवर्तित होगा शर्करा क्षारक में। शुगर प्लस बेस। इंग्लिश में क्यों लिखूं? शुगर प्लस सही है। आपने कहा सर एंजाइम तो आपने पहले भी नहीं बताया। हाँ, यहाँ मिस्टेक हुई थोड़ी सी, बताना चाहिए, है ना। यहाँ एंजाइम ले लेते हैं बच्चों, है ना। एंजाइम का नाम होगा माल्टोज को माल्टेज। माल्टेज 8.5। लैक्टेज 8.5। पीएच सबको सुनाई दे रहा है। और ये होगा सुक्रोज को सुक्रेज। आपको मिल गया सारा पीएच। अब बहुत क्लियर कट ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में, तो न्यूक्लियोसाइडेज। साइडेज। पीएच जो होगा है ना। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड नहीं, टाइडेज। अगला ये टाइडेज होगा रे, टाइडेज। टाइडेज पीछे लिखा है मैंने, ये न्यूक्लियोसाइडेज। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लग रहा है। अब बचा केवल एक बेचारा, उसको खींच के लाते हैं थोड़ा तमीज से, क्योंकि छुप के बैठा हुआ है। नाम, नाम है डाई ग्लिसराइड और मोनो ग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड का परिवर्तन होगा, है ना। लाइपेज के प्रेजेंस में, इसमें वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल। वसीय, वसीय अम्ल और किसमें बेटा? प्लस गिलस सॉरी, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में। तो ये था आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा पाचन। स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम की एक्टिविटी कैसे होती है, ये किस तरीके से अवशोषित होते हैं, और बायोमोलिकुलर लेवल पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है।
बड़ी आंत में और इनके इल इफेक्ट। अभी एक लेक्चर यहां से है पाचन का और एक लेक्चर और बचा हुआ है आपके यहाँ पे टोटल। तो यहां से हम 2 लेक्चर और चलेंगे और ये चैप्टर अपने तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो यहां तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात और बताऊं, मैं जाते जाते, बच्चों अच्छा लग रहा है आपके साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने आपसे कहा भी था कि अब जो कल से जो डीपीपी आपकी जा रही है आप उस पर जरूर फोकस करना। मेरे बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे दीजिए जिससे हमारी एनसीईआरटी कवर हो जाए। मैं आपसे वचनबद्ध हूं कि मैं आपको हर एक चैप्टर में कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन हिंदी मीडियम में और वही क्वेश्चन सेम इंग्लिश मीडियम में मैं आपको देने वाला हूं। तो आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग खूब जानदार पढ़ो। आपके साथ कितनी एक्सरसाइज करनी बेटे ये आप मुझ पे छोड़ दो। मैंने एक्सरसाइज इंडिविजुअली बच्चे पे की है, मॉब में बच्चों पे की है और मैंने रिजल्ट दिया है। तो मुझे ये पता है कि कैसे देना है। आप सिर्फ मेरे साथ एक लाइन में आ जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम सब अगले साल डॉक्टर बनेंगे। अगर तुम्हें डाउट है तो तुम कर सकते हो डाउट, ये मैं बता रहा हूं, लेकिन मुझे कोई डाउट नहीं है क्योंकि एक हो तो बताऊं, मैंने अपने पीछे हजारों की संख्या में डॉक्टर्स खड़े कर रखे हैं। आपने कोविड में ये सुना था ना कि आईएएस और मंत्रियों की नहीं सुन रहे डॉक्टर। आईएएस और मंत्री ग्रेटर नोएडा के एनआरआई कैंपस में जाके अमित सिंह को पूछ लेना। आईएएस और मंत्री मेरे पास आते थे कि अमित सर प्लीज एक बंदा, आईएएस और मंत्री का मतलब यह है, मैं आपको बता दूं, ऐसा आपके यहाँ पे कई ढेर सारे मतलब अपने यूपी के मिनिस्टर हैं मेरे उस एनआरआई कॉलोनी में। वो बोलते थे मतलब क्योंकि मैं डॉक्टर मतलब मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो वो कहते थे यार कोई फोन ही नहीं उठा रहा है भाई, ऑक्सीजन लेवल और ये वो नौटंकी जो थे प्लीज करवा दो। और मेरे फोन होने से तुम बिलीव करो कि मैं जहां चाहता वहां अप्रोच थी मेरी, एम्स से लेके गोरखपुर तक। तो मेरे फोन करने से चीजें सॉल्व हो जाती थी। क्यों? क्योंकि आप बैठे थे वहां, आप जैसे बच्चे मेरे। तो बच्चों के लिए टीचर शायद अभी भी उतना रिस्पेक्ट रखता है। तो मैं एक बार बोलता था कि यार ये बेटा तो एक मतलब पेशेंट है, ऐसे ऐसे है, सर आप भेज दो मैं कर लूंगा अरेंज। आप बस सर ठीक है सर आपका फोन उठा ले, सर फोन नहीं उठाता हूँ, सर फोन ना उठाए तो बुरा मत मानना, कोई नहीं बेटे। मैसेज कर देता, वॉइस मेल डाल देता था, वॉइस मेल ऐसा आता ना दबा के, बेटा एक बच्चा है उसको मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, इसको किसी भी तरीके से करवा देना। वो गया, उसने कहा हाँ सर के मिले मिले, तुम अंदर जाओ, बोल देना सर से हो गया, दैट्स इट। तो मैंने ये कमाया है, बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए कि कोविड में जब लोग किसी के नहीं सुन रहे थे उस समय मैं अपने कॉलोनी में, अपने एरिया में, अपने रिश्तेदारों में, अपने हर जगह पे किंग बना हुआ था कि भाई अमित से एक बार बोलो वो अभी अरेंज करा देगा कहीं ना कहीं। डॉक्टर्स नहीं अरेंज करा पाते थे भाई, ये हालत है। तो उम्मीद यही है कि हम लोग शानदार करेंगे और जब तुम अगले साल तुम जाओगे तो आई प्रॉमिस टू यू कि मेरी पावर और बढ़ेगी। तो मेरी पावर बढ़ती जा रही है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो तुम सब खूब जबरदस्त पढ़ते रहो, मैं तुम्हारे लिए हर वो कंटेंट जो तुम इंडिया लेवल पे चाहते हो वो मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? क्योंकि मैंने ऐसे कंटेंट बनाए भी हैं कोटा में और अभी भी ऐसे कंटेंट बना रहा हूं और आगे भी ऐसे कंटेंट बनाता रहूंगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा, मैंने कहा ना, मुझे नशा नहीं है लेकिन मुझे वर्क का बहुत तगड़ा नशा है, काम करने का। 6 से 7 घंटे अगर मैं सोता हूँ तो पूरे दिन, अब तो घर पे बैठा रहता हूँ, मेरा ट्रेवल टाइम भी नहीं है कि मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस से आना है, तैयार होना, नहाना होना है, बस ये टी शर्ट पहनना, एक मग पानी डाल के नहाया, हट बाहर निकलो। बहुत काम कर रहा हूं। तुम देखना आपको लगेगा कि अमित सर ने कहा था और वादा पूरा किया। और इसी टेस्ट के पहले आपको 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हिंदी और इंग्लिश मीडियम में करा के भेजूंगा। ये मेरा वचन है और मेरा वचन ही आगे तुम जानते हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। फोड़ते रहो, तोड़ते रहो पूरी तरीके से जूलॉजी को, छोड़ना मत कुछ, वरना ठीक नहीं होगा।